हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज के सेशन में जिसका नाम है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेईई एग्जाम। तो देखिएगा, एसएससी जेईई एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो उसके लिए पहले मेरे को प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रेटजी पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं करता हूं तो उसके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो अगर यह हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमारी जो मेहनत है वहां पे मेहनत बिल्कुल उन पॉइंट्स पे करूंगा या मैं उस डायरेक्शन में करूंगा जो कि मेरी क्या हो जाएगी, थोड़ी सफल हो जाएगी। यानी कि मैं उस देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे इस मामले में, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हों उस टाइम से लेके जब हम एग्जाम हॉल से निकलकर बाहर आए उस टाइम तक हमारे चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैंने काश इन थोड़े बहुत पॉइंट्स को या फिर मेरे इन वीक पॉइंट्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा जोर दिया होता या मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चला होता तो आज शायद कुछ और रिजल्ट निकल के आ रहा होता या माथे में मेरी शिकन नहीं होती एटलीस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में क्या है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स पे मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिएगा, जब हमारी बात आती है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेता हूं मैं सबसे जनरली, तो हमारा टेक्निकल पोर्शन है और हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है, बोथ आर इक्वल, दोनों 100 मार्क्स के मेरे होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे ज्यादा जब मेरे को पता है कि मैं टेक्निकल सेक्शन से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स को तो बहुत ढंग से पढ़ लेता हूं और मैं मेरे नॉन टेक वाले सब्जेक्ट्स को क्या कर देता हूं, छूट के रह जाता हूं। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर यदि सारे पार्ट्स अगर इक्वल मार्क्स के हैं, अगर आपको रीजनिंग से भी 1 मार्क आ रहा है और आपका टेक्निकल वाले क्वेश्चन से भी 1 मार्क आ रहा है तो उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंस नहीं करना है आपको। देखो, मार्क्स इज मार्क्स, ठीक है। अब आज की जो टाइम है उसमें कट ऑफ भी रेगुलर इंक्रीज करती जा रही है। आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें अगर अपने एग्जाम का, तो पहले से काफी हद तक क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस टाइम पे मुझे क्या नीड होगी, सबसे बिल्कुल क्या करूं, मैं परफेक्ट प्लानिंग कर लूं या मेरी प्लानिंग ऐसी हो जिसको मैं अगर एग्जीक्यूट करने जाऊं तो मेरा एग्जाम क्या हो जाए, बिल्कुल सफल हो जाए। देखिएगा, सिर्फ प्लानिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल उसी शिद्दत से करना है आपको जिस शिद्दत से आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिएगा आज का सेशन जो है हमारा प्रॉपर स्ट्रेटजी की प्लानिंग के ऊपर होने वाला है। तो देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, देखो हम वैसे भी इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर लोग क्या होते हैं, इंजीनियर लोग वैसे भी स्मार्ट होते हैं काफी ज्यादा। तो ये कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में मेरे लगभग सारे इंजीनियर दोस्त जो जितने भी सारे के सारे हैं वो सबके सब अच्छे होंगे। तो यानी कि मैं कह दूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रीजनिंग को बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, उनको प्रैक्टिस की थोड़ी सी नीड होती है। तो देखिएगा, इसके अंदर अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में बात करूं तो ये मैं कुछ एक टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी 2-4 टॉपिक्स और हैं जो कि वर्बल नॉन वर्बल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबाइन किए हुए हैं। तो इसके अंदर देखिएगा, अगर यदि आप कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन और सीरीज, ठीक है, इसके अलावा ये सीटिंग अरेंजमेंट, आप ये सिर्फ मैंने जो ये टॉपिक बोले ना आपको, ये जो मैंने 5 टॉपिक्स आपको यहाँ पर टिक किए हैं, इन 5 टॉपिक्स के ऊपर अगर यदि आप रेगुलर कमांड बना लेते हैं, अगर आप सिर्फ इन 5 टॉपिक्स के ऊपर अच्छी कमांड बना लेते हैं तो मैं मानूंगा कि ये आपने 5 टॉपिक अगर बहुत अच्छे कर लिए तो आपका लगभग 50% जो है, मैं कह दूंगा 50% से ज्यादा लगभग, ठीक है, क्योंकि सीरीज के अंदर हमारी न्यूमेरिकल सीरीज भी आती है और अल्फाबेटिकल सीरीज भी आती है। ये आपको सिलेबस मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया था। तो ये वाले क्वेश्चन है लगभग आपके पूरे के पूरे 50% से ज्यादा वेटेज रखते हैं और ये वाले वो वाले क्वेश्चन हैं। अगर यदि मैं बोल दूं एक जनरल स्टूडेंट से जो कि सीधा उठ के पेपर देने गया है, वो भी क्या करता है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो वो कर देता है, लेकिन ये क्वेश्चन जिनमें उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा गलत होते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरे रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, तो उनको ये 5 टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल फोकस करने की जरूरत पड़ जाती है। यही होती है हमारी स्ट्रैटेजी कि जो हमारा वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट पे मेरे को क्या देना है, ध्यान देना है। यानी कि वीक को मेरे को क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। अगर मैं वीक को स्ट्रांग नहीं बनाऊंगा, देखो स्ट्रांग को तो स्ट्रांगेस्ट बनाना है और वीक को आपको स्ट्रांग बनाना है। जब तक आप वीक को स्ट्रांग और स्ट्रांग को स्ट्रांगेस्ट नहीं बना देते तब तक आप एक एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। या मैं कह दूंगा कि वो आपका वो एग्जाम तभी निकलेगा जब आप वीक को स्ट्रांग बनाएंगे और स्ट्रांग को आपका स्ट्रांगेस्ट पार्ट बनाएंगे। ये देखिएगा, ये इसके अंदर मैं आपको लेवल ये क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में क्यों कह रहा हूं। देखिए,
अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मेरे ख्याल से आप लोगों की वैसे भी बहुत अच्छी होगी, बट फिर भी जिन लोगों की नहीं है उनको बता देता हूं कि इन 5 टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करें। प्रैक्टिस पेपर्स आपको ऑनलाइन भी बहुत जगह से मिल जाएंगे और कहीं भी आप देखिएगा खूब कंटेंट पड़ा है ऑनलाइन भी। तो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस पेपर्स है वो प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन उठा लीजिए और इनके ऊपर क्या करना चालू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मैं लेके जाता हूं आपको जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन पे। तो देखो हमारी क्या है, इंजीनियर लोगों की क्या नहीं होती, जीके उतनी अच्छी नहीं होती। अगर जीके हमारी उतनी अच्छी नहीं होती है तो हमें क्या करना है, देखिए अभी हमारे पास बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम है तो क्यों ना मैं सब पहले सफिशिएंट टाइम वालों को बता देता हूं। तो जिनके पास सफिशिएंट टाइम है वो क्या करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको क्या होगा, आपको रंगीन पन्ने के ऊपर ध्यान नहीं देना, मैं पहले बोल देता हूं, वो रंगीन पन्ना आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे स्कीम्स जो हमारी आती है, जिससे करंट अफेयर्स के बारे में हमें लगभग रफ अंदाजा लग जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि साइंस के अंदर जब मैं बात करने जाता हूं फिजिक्स की, जब मैं फिजिक्स के बारे में बोलूं, केमिस्ट्री के बारे में बोलूं और मैं बात कर लेता हूं बायो के बारे में, तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमें लगभग अंदाजा होता ही है। बायो के अंदर भी विटामिन वगैरह के बारे में मुझे थोड़ा अंदाजा, रफली अंदाजा मेरे पास होता है। तो अगर इस वाले पूरे सेक्शन को अगर मैं प्रिपेयर करके चल लूं, यानी कि मेरे को सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, साइंस के ऊपर। यानी जनरल साइंस आपका वैसे भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग को आपको क्या बनाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। क्या बनाना है आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करना स्टार्ट कर दें, न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। जो लोगों के पास बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है वो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दें, और जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें, वो लास्ट में जाते जाते क्या करें, 1 ईयर का पूरा जो वीडियो आता है, या फिर आपने वो बहुत सी जगह लेक्चर्स आपके अपलोड होते हैं, वहां से कहीं से पढ़ लें आप, तो वहां से आप चाहे तो वहां से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, दिन में सिर्फ आपको 15 मिनट निकालने हैं, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और आपको साथ में एक ब्लॉक पढ़ लेना है। कहीं पे भी आपको बहुत सी जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप करंट जीके की क्रोनोलॉजी वगैरह की किताबें आप स्टार्ट कर दे पढ़ना। तो उसके साथ साथ आपका क्या होता जाएगा, करंट अफेयर की प्रिपरेशन आपके साथ के साथ चलती जाएगी, और आपका करंट अफेयर जो है लगभग 7 to 8 मार्क्स के बारे में बोल देता हूं मैं, लगभग 7 मार्क्स का तो आपका बैठता ही बैठता है। इसके अलावा देखो करंट अफेयर जब आप क्लियर करने जाएंगे तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, बुक्स एंड ऑथर्स वाला सेक्शन, इंपॉर्टेंट स्कीम्स वाला सेक्शन और अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला सेक्शन भी साथ के साथ क्या हो जाता है, हमारा क्लियर हो जाता है। तो इसमें देखिएगा आप कि आपने करंट अफेयर्स क्लियर किया, तो इसके साथ साथ आपके 5-7 टॉपिक्स भी साथ के साथ क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए। इसके बाद बात करूंगा मैं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके तो आपकी वैसे भी स्टैटिक है, जैसे कि लोकसभा की सीट्स वगैरह हैं वो आपकी, वो सब उसके अंदर आ जाती है। BARC कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सारी बातें हमारी स्टैटिक जीके के अंदर बहुत पूछ ली जाती है। हिस्ट्री के बारे में मैं बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप हिस्ट्री को समय दें। बाकी मेरा ये मानना है कि सिर्फ आप हिस्ट्री के अंदर अगर आप पढ़ने जाए तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दें। तो मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि क्वेश्चन जो है फिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। इसके बाद बात करूंगा पॉलिटी के लगभग मैंने क्वेश्चन और आंसर आपको बता दिए थे पहले कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसके आंसर्स जो है आपके लगभग किस हिसाब से आते हैं, उसके बारे में मैंने एक तो एग्जांपल देके आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर पूछ लेगा आपसे कि लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है कौन सा हमारा अनुच्छेद देता है, वो सारी बातें पूछ लेता है वो। ठीक है, धाराएं वगैरह पूछ लेता है ये। इसके बारे में देखिएगा आप ज्योग्राफी यार बहुत से लोगों को यार थोड़ा सा टफ लगता है पढ़ने में। तो देखो ज्योग्राफी को अगर अपन छोड़ के अगर बाकी सब चीजों को अगर क्लियर कर लेना तो ज्योग्राफी आपकी 7 to 8 मार्क्स आती है। तो जितनी आपको ज्योग्राफी पता है या जितनी आप ज्योग्राफी आपसे बन पाती है उतनी आप कर ले। जो लोग सारा पढ़ना चाहते हैं वो सारा पढ़ लिया, और जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं जीके के अंदर मेरे को सिर्फ 25 के आसपास का ही मेरे को क्या करना है, 25 के आसपास का मेरे को प्लान लेके चलना है, तो देखिएगा जो साइंस वाला सेक्शन है वो आपके लगभग 15 मार्क्स दी जाता है। इसके अलावा अगर आपका करंट अफेयर और ये सारी चीजें थोड़ी अच्छी है, करंट अफेयर अच्छी है, इसके साथ साथ आपने पॉलिटी थोड़ी ढंग से पढ़ ली है, तो आपके 25 मार्क्स आपके यहां से आपके लगभग बन जाते हैं। साथ में अगर आप करंट अफेयर्स करने गए तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होती है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में नॉलेज होती है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में पता होता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में आपको पता होता है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे करंट अफेयर के साथ ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा आप हिस्ट्री से फोकस करने की जगह अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमी को करने जाएंगे तो कम टाइम में भी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है। हिस्ट्री में आप करें तो मॉडर्न हिस्ट्री कर लें, ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं टेक्निकल सेक्शन के ऊपर। तो टेक्निकल सेक्शन में आप देखिएगा ये अपना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये अपना कौन सा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो बहुत से लोगों को क्या परेशानी होती है कि सर बीएमसी मेरे से बार बार याद नहीं होती है, ये क्या करना पड़ता है, मेरे को 2-3 बार पढ़ लिया है मैंने, सर मैंने पढ़ के देख लिया, ये मेरे से याद नहीं होती। तो जिनको ऐसी परेशानी है कि जिनको थ्योरी याद करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो देखिएगा वो लोग क्या करें कि यार आप क्या करते हो, आप 10 अलग अलग चैनल पे जाते हो या 10 अलग अलग बुक्स उठाते हो या 10 अलग अलग नोट्स निकालते हो और उसको सबको एक एक बार पढ़ लेते हो आप। तो इससे क्या होता है, आपने 10 अलग अलग जगह से पढ़ लिया है और सारा पढ़ा लगभग सेम है, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या कर जाती है, थोड़ी थोड़ी डिफर कर जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास एक प्रॉपर एक कोई नोट्स उठा ले या आप कोई एक प्रॉपर चैनल से या कोई एक प्रॉपर वीडियो के प्लेलिस्ट देख लें, तो आप उसी एक पर्सन को या फिर आप उसी ही एक नोटबुक को आप 10 बार पढ़ें, बजाय कि इसके कि आप 10 नोटबुक को आप एक बार अलग अलग चीजों से पढ़ रहे हैं। जब आपकी एक बार ये 10 बार पढ़ लेना, आप जब इस एक बुक को आप 10 बार पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये 10 बुकों के ऊपर जाएं। तो मेरा ये मानना है कि थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है, आपने जहां से पढ़ी है, जिस भी जगह से पढ़ी है, जिस भी नोट को या फिर जिस भी बुक को रेफरेंस बुक को उठा के पढ़ा है, उसी बुक को आप क्या करें, सबसे पहले 8 से 10 बार पढ़ें, तब जाके आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसके बाद बात करूंगा, देखो बिल्डिंग मटेरियल मेरा लगभग आ जाता है यहाँ पे 16 to 20 मार्क्स का। देखिएगा पहले इसका वेटेज बहुत हाईली हुआ करता था, पहले तो ये लगभग 25 मार्क्स का आता था। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, रफली आइडिया, रफली अंदाजा दे दूंगा। बाकी मैं इस डाटा का बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता हूं, बट हम एक तरीके से क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो स्ट्रेटजी के अंदर लगभग सारा अंदाजे से काम चलता है। और यहाँ पे मैं अंदाजा जो लगा रहा हूं वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ तुक्का लगा के बोल दिया है, ये मैं प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न देख के बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के पैटर्न के ऊपर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कितने मार्क्स का लगभग बैठ जाता है। 16 to 20 मार्क्स की आपकी थ्योरेटिकल पेपर है। अब देखिए सर्विंग का आपका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, ये बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है और बहुत ही इजी और पड़ता है अपने सर्विंग सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट में मान सकता हूँ यहाँ पे। और ये हमारे पड़ जाता है लगभग 8 to 12 मार्क्स तक इसका वेरी कर जाता है, 8 to 12 मार्क्स। और मैं कह दूंगा यहां से 8 to 12 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है अदर सब्जेक्ट्स के। देखिएगा क्योंकि सर्विंग के अंदर जो आपका सिलेबस देखेंगे ना आप, तो सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और सर्विंग समझना बहुत ही आसान काम है। इसके बाद बात करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जिसके अंदर की हमारी हाइड्रोलिक मशीनरी भी आ जाती है और हमारी फ्लूइड की मैकेनिक्स खुद भी आ जाती है। तो पंप्स एंड टरबाइंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये मिला के मेरे 9 to 10 मार्क्स का मेरे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अब आप देखो ना, इन तीनों सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर लूं, बिल्डिंग मटेरियल की, सर्विंग की और फ्लूइड की, तो रफली मेरे को अंदाजा लग रहा है कि लगभग ये क्या है 35 to 40% तक जा रहे हैं आपके, या 35 to 40 मार्क्स आ रहे हैं। तो 35 to 40% हो गया टेक्निकल सेक्शन का। अगर ये टेक्निकल सेक्शन का 35 to 40% मार्क्स, अगर यदि ये 3 सब्जेक्ट्स ही हैं हमारे, तो क्यों ना इन पे ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस किया जाए। यानी कि मैं बता दूं आपको कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने की आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। यानी कि आपके हाईली जो प्रायोरिटाइज करके रखें वो ये 3 सब्जेक्ट रखें, क्योंकि पिछले इतने सालों से जितना भी डाटा या फिर जो भी मैं कह दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वेरी किए हैं, वो सारे के सारे मैंने लाके यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे बीएमसी है, किस हिसाब से हमारी सर्विंग है और किस हिसाब से हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इस हिसाब से हम एक बिल्कुल बेटर स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, उस स्ट्रेटजी के ऊपर हम वर्क करेंगे और उससे करके हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। किस हिसाब से हमें कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, एकदम एक्स्ट्रा हाईलाइट चलानी है, यानी कि मैं किस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलूं। यहां पे देखिएगा, इसके बाद देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो देखिए सोम और टोस जो है इसका दोनों का पार्ट है, सोम प्लस टोस दोनों मिला के हमारी स्ट्रक्चरल के अंदर आ जाती है। तो सोम और टोस दोनों मिला के मेरी लगभग पड़ जाती है यहाँ पे 11 to 12 मार्क्स की। तो देखिए अब आपके 3 सब्जेक्ट्स तो मैंने वहां पे बताए थे आपको, ये मेरे 3 सब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे बताए थे, 35 to 40 ये हो गए। अब अगर यदि मैं इसमें ये और मिला दूं 10, 11 या 12 मार्क्स, तो लगभग मेरे कितने हो गए 45 to 50%। यानी कि मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़े और उससे मेरा क्या हो गया है 45 to 50% मार्क्स तो मेरा यही बन गया है। और 5वां सब्जेक्ट है आरसीसी डिजाइन। तो देखिए आरसीसी डिजाइन, सबसे पहली बात तो आपको यह है कि इसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिजाइनिंग याद नहीं करनी है, पूरी डिजाइनिंग याद करने मत बैठ जाना। इसके अंदर आपको आईएस कोड पढ़ना है जो कि 456 है। तो आईएस कोड 456 आपको याद रखना है और इसके थ्रू आपको आरसीसी की पूरी डिजाइनिंग के प्रोसेसेस आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको कोड की डिटेल याद रखनी है। कोड की डिटेल को याद रखना,
कोड की डिटेल को याद रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे आरसीसी की डिजाइन कर देंगे। सेम मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर आपको जो याद रखना है ना, वो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। आप डेरिवेशन याद ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद करें और साथ में कॉन्सेप्ट याद करें। तो देखो, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के ऊपर हाईली प्रायोरिटाइज करके चलें। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको डेरिवेशन आपके काम नहीं आएंगे, आपके डेरिवेशन मेंस के पेपर के अंदर काम आएंगे। यहां हम प्रीलिम्स के बारे में पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर हमारा जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक मेंस देने कैसे जाऊंगा। तो अगर यदि मेरे को मेंस का एग्जाम देने जाना है तो मेरे को पहले प्रीलिम्स के एग्जाम पे बिल्कुल हाईली फोकस रहना पड़ेगा। अब इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं क्या कि इसके अंदर मेरे को सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये दोनों तो मेरे को इंपॉर्टेंटली याद होने ही चाहिए, उसी के बाद मेरा ये एग्जाम कहां बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो देखो, इसके अंदर कॉन्सेप्ट और मेरा फॉर्मूला इन दोनों आ गया। मेरा स्ट्रक्चरल के अंदर आरसीसी डिजाइन के अंदर मैंने बोल दिया आपको आईएस 456 के जो इंपॉर्टेंट कोड्स है या कोड्स के बारे में बात करूंगा तो मैं आपके जैसे कि पूछ लेता है वो कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायमीटर क्या चाहिए कॉलम के लिए, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद कर लेनी है। सेम ऐसा स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको चाहे पूरी डेरिवेशन याद हो ना हो, प्लास्टिक एनालिसिस कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको देखो आईएस कोड के बारे में पूछेगा, क्यों? क्योंकि यार आपका जो पेपर है ना वो 200 मार्क्स का है, लेकिन देना मेरे को 2 आवर्स के अंदर है। तो वो पेपर भी तो ऐसा बना के देगा ना जो आपका 2 आवर्स के अंदर क्या हो जाए, आपका 200 क्वेश्चन हो जाए। तो 200 क्वेश्चन हम परफॉर्म कर पाए ऐसा ही तो क्वेश्चन देगा। तो वो कोड का क्वेश्चन देगा, वो आपको हाईली न्यूमेरिकल नहीं देगा, वो आपको डेरिवेशन वहां पे नहीं पूछेगा। ये आपका प्रीलिम्स का टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेरा क्या होने वाला है जी। बिल्कुल, यहां तक आपको बात समझ में आई है मेरी। अब देखिएगा, इसके बाद बात करूंगा मैं आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में। तो पहले तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का बिल्कुल भी वेटेज नहीं हुआ करता था, या मैं कह दूं कि वेटेज हुआ भी करता था, 2 या 3 मार्क्स का हुआ करता था, जिसको मैं लगभग नेग्लिजिबल मान लिया करता था। लेकिन अब एस्टिमेशन के 7 to 8 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाने लग गए। तो एस्टिमेशन आपका सबसे पहली बात तो ये है, टास्क वर्क वगैरह से वो क्वेश्चंस तो आपका बिल्कुल फिक्स ही है। इसके अलावा यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स पूछ लेता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैंने बता दिए हैं आपको। इसके साथ साथ वैल्यूएशन का भी जो है हम एस्टिमेशन के साथ ही पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पहले 2 मार्क्स का आया करता था, लेकिन अब इसका वेटेज जो है चेंज हो गया है। अब हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों के दोनों है, ये 6 मार्क्स के आसपास के हो गए हमारे। तो 6 मार्क्स के आसपास का मैं बोल दूंगा यहाँ पे मेरा हाइड्रोलॉजी इरिगेशन मेरा आ रहा है। और इसके साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, पहले तो 2 या 3 मार्क्स का आया करता था ये। अब देखो ये भी क्या हो गया, ये भी मेरे 6 मार्क्स के आसपास का हो गया। तो अगले दिन मैं बात करूं आपसे थोड़ा सा और आगे जाके, अब लास्ट में मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बताने वाला हूं। अब देखो, सोयल मैकेनिक्स मेरा जो है पहले 4 मार्क्स का आया करता था, अब ये 4 मार्क्स से इसको क्या हो गया, डेविएट हो गया डाटा। अब ये कहां तक आता है, ये 6 to 8 मार्क्स का आ जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इसमें एसएसडी पेमेंट के बारे में पूछ लेता है ये, तो उनके बारे में जनरल डिटेलिंग पूछ लेता है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो है हमारे पहले तो 4 मार्क्स की आया करती थी, 4 और 5 मार्क्स की आया करती थी, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है, अब ये लगभग 7 मार्क्स के आसपास का आने लग गया है। तो अगर यदि मैं बात कर लूं इसके अंदर आपसे, तो देखो आप, जब मैंने बात की थी आपसे स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट्स के बारे में, तब मेरा वेटेज कितना निकल के आया था, 35 to 40। जब मैं बात की थी आपसे 4 सब्जेक्ट्स के मिला के, तो 45 to 50 हो गया। अब अगर यदि मैं इसमें सिर्फ आरसीसी डिजाइन और मिला देता हूं, तो आरसीसी डिजाइन जो है मेरे लगभग आता है कितने मार्क्स का। जब मैंने बात की है आरसीसी डिजाइन के बारे में, तो आरसीसी डिजाइन मेरा आता है, वो आता है निकल के यहाँ पे 10 मार्क्स के अप्रोक्स का। तो अगर यदि मैं सिर्फ कुछ नहीं करता हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करता हूं, तो लगभग मैं कह सकता हूं 60% का जो मेरा मेजरमेंट है, या मैं कह दूं 60% की जो मेरा मार्किंग है, वो 60% की मार्किंग मेरी इन्हीं सब्जेक्ट्स के आधार पे होने वाली है। तो मेरा लगभग 60% का मार्क्स का मैं इन सब 5 सब्जेक्टों के ऊपर बहुत ही हाईली फोकस्ड रहता हूं, जो कि मेरे 2013 जो सब्जेक्ट हैं उनकी अपेक्षा मैं क्या करूं, इन 5 से 6 सब्जेक्ट्स को सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से कर लूं, क्योंकि इसके अंदर जो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीवियस ईयर्स में जिस प्रकार से आए हुए हैं, वो सारे बहुत ज्यादा आए हुए हैं। जब मैं बात करता हूं ना टोस की, तो टोस में मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है आपका, 1 से 2 क्वेश्चन बैठता है आपका। जबकि कंक्रीट के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है, आरसीसी के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला भी पार्ट आ जाता है, तो कंक्रीट और आरसीसी दोनों मिला के भी बैठ जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूं आपसे क्या, कि आपकी जो प्लानिंग है वो कैसे करें। तो स्टार्टिंग के जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, वो लगभग कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के, और बाकी अदर बचे हुए कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेरे लगभग 7 सब्जेक्ट्स बच जाते हैं। वो 7 सब्जेक्ट्स हैं मेरे मिला के कितने, 40% रेशियो, यानी कि 7 सब्जेक्ट का 40% रेशियो और 5 सब्जेक्ट का 60% रेशियो है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो वैल्यू
या मैं कह दूं वो जो परसेंटेज जो दे रहा है, वो परसेंटेज कौन दे रहा है, आपका 60% वाला वेटेज ज्यादा है, सब्जेक्ट से मेरे कम, तो उनको मैं क्या करूं, सबसे पहले हाईली फोकस्ड होके उनके ऊपर मैं पहले काम करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट भी अब आप देखने जाएंगे, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट देखिए बिल्डिंग मटेरियल आपका इजी है, सर्विंग आपका इजी है, फ्लूइड का पार्ट आपका बहुत इजी पड़ जाता है। इसके बाद बोलूंगा बहुत सारे वो टफ लगती है फ्लूइड, पर फ्लूइड बहुत ही इजी है, अगर आपने एक बार बैठ के समझ लिया तो फ्लूइड बहुत इजी हो जाती है। इसके बाद सोम है, जो सोम आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा। आरसीसी डिजाइन के अंदर आपको सिर्फ कोड की डिटेल पढ़नी है, और आपको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको कोड की ही डिटेल पढ़नी है, बट IS 800 उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि फाइनल हमारी प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो फाइनल प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो कि हमें क्या करना है, एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सीधा बढ़ गए हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ पढ़े जा रहे हैं। हमें देखो PhD नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें JEE बनना है। हमें अगर JEE बनना है तो JEE के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस को बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमारा सिलेबस कितना है, हमें कितना पढ़ने की जरूरत है, कितना कंटेंट उसके अंदर आने वाला है, वो सारी की सारी आप दिमाग के अंदर ध्यान रखेंगे सारी बातें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट मेरा निकल के आता है कि हमें स्मार्ट नोट्स निकालने हैं। स्मार्ट नोट्स का मतलब है कि वो जो पॉइंट्स जो कि आपके सबसे ज्यादा क्या है, कमजोर है, या फिर मैं कह दूं किसी चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है आपका वो बहुत ज्यादा कमजोर है, आप क्या करें, उसके अंदर बिल्कुल अलग से नोट्स बना के रखें, उसको बिल्कुल साइड में रखें चिपका के, और साथ में क्या करें, शॉर्ट नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करके जाएं। और आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है कि शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं वो आपको समझ में भी आने चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाए, साफ सुथरे तरीके से बनाए। तो स्मार्ट नोट्स आप बिल्कुल बनाएं आप। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो क्या है कि हमको क्या करना है, चलो नोट्स तो बना लिए मैंने पढ़ भी पूरा लिया है, इसके साथ साथ अगर यदि मैंने प्रीवियस पेपर अगर उसके साथ साथ सोल्व नहीं किए हैं तो बहुत ही परेशानी आ जाएगी। तो देखिएगा सब प्रीवियस ईयर का पेपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपको बताता है कि किस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है, किस लेवल से आपकी डिफिकल्टीज चल रही है। तो उस डिफिकल्टीज को सोल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी में अपना प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ही मेजर रोल क्या कर देता है, प्ले कर देता है। इसके बाद बात करता हूं मैं आगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको रेगुलरली क्या करना है, रिवाइज करना है। रेगुलरली रिवाइज की बात मैं क्यों कर रहा हूं आपके सामने, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है। देखो अगर आपके पास 7 डेज है तो 7 डेज में से मेरा ये मानना है कि 5 डेज अगर आप क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो जो 2 दिन है सैटरडे संडे रख सकते हैं आप चाहे तो। मैं ऐसा किया करता था एग्जैक्टली, क्योंकि 2 दिन जो मैं रिवाइज नहीं करता ना, अगर यदि मैं मान लेता हूँ सैटरडे संडे को अगर मैं पुराना पिछले 5 दिनों का पढ़ा अगर रिवाइज ना करूं तो क्या हो जाता है, वो दिमाग से उड़ जाता है। तो इसलिए क्या करता था मैं सैटरडे संडे के दिन मैंने फिक्स रखे हुए थे, उस सैटरडे संडे के दिन मैं क्या करता था, उनको पूरे के पूरे जो मैंने पिछले 5 दिनों में पढ़ा होता है वो सारा का सारा मैं रिवाइज करने की कोशिश करता था। तो आप भी बिल्कुल सेम प्लानिंग में रहें कि आपने पिछले 5 दिनों का पढ़ा है वो आपको 2 दिनों के अंदर रिवाइज करना है, और ये 2 दिनों के अंदर ये 5 दिनों का तो रिवाइज करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पिछला भी रिवाइज करने की सोच रहा है, तो यानी कि पिछले 5 दिनों का भी इसके अंदर रिवाइज करना है, और इसके पहले जो पढ़ा हुआ है उसमें से भी एक सब्जेक्ट उठा के साथ रिवाइज नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 दिन का ही रिवाइज करके रह गए। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है प्रैक्टिस करना है आपको मॉक टेस्ट। तो देखो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम के अंदर तो आप गलती करोगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर गलतियां सीखनी है या मैं बात करूं कि एग्जाम में मेरी गलती ना हो, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जाम देके देखना पड़ेगा। एग्जाम देके देखने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एसएससी के मॉक टेस्ट दे लेता हूं। अब देखो मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया नहीं तो आपको एग्जाम का पता नहीं चलेगा, आपको खुद की रैंकिंग के बारे में पता नहीं चलेगा, आपके बिल्कुल वो पॉइंट्स जो कि बहुत ही कमजोर थे, या मैं कह दूं कि मेरे को एफएम के अंदर थोड़ी परेशानी थी किसी चैप्टर के अंदर, तो जब उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मेरे से सोल्व नहीं हो रहा होगा कहां पे, मॉक टेस्ट के अंदर। तो ये वाली चीजें हमारी मॉक टेस्ट में हो जाए तो बेहतर है। वहां एग्जाम के अंदर हमारी ये बिल्कुल ये सारी बातें नहीं करनी है, एग्जाम के अंदर हमें जो है सारा का सारा ही करना है। तो एग्जाम के अंदर मेरे को सब आना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। और एग्जाम के बीच में जो लास्ट के 1 मंथ जो बच जाता है, या मैं कह दूं 1 मंथ नहीं तो अगर ये बहुत लोगों के पास जिनके पास कम टाइम है वो 15 डेज भी मान सकते हैं, तो 15 डेज या एटलीस्ट 1 मंथ तो क्या करें आप मॉक टेस्ट लगाए ही लगाए, ये मेरा मानना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, मॉक टेस्ट के अंदर आपकी गलतियां हुई, उन गलतियों से सीखे, उन चीजों को सुधारने की कोशिश करें, यानी कि उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। रेगुलर बेसिस पे आप उसको सुधारेंगे, डेली का डेली आप अपनी रैंकिंग चेक करेंगे, रैंकिंग के अंदर सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी बातें भी बिल्कुल आपको दिमाग के अंदर रखनी है। और सारा कंटेंट तो साथ के साथ रिवाइज करना ही करना है। देखो रिवीजन आपका बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम है अलोकेट टाइम क्लेवरली। तो देखो
इसके भी बिल्कुल 2 पॉइंट मेरे पास सामने निकल के आते हैं कि मैं कैसे टाइम क्लेवरली अलोकेट कराता हूं। सबसे पहला तो मेरे को कहां अलोकेट कराना है कि जो मेरा सब्जेक्ट सबसे हाईली वेटेज का है उसको मैं सबसे ज्यादा टाइम दूं। अगर वो मेरा पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है तो मैं उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की कोशिश करूं, और अगर यदि मेरा वो पॉइंट वीक है तो मैं उसको क्या करूं, एटलीस्ट मेरा वो वाला पार्ट क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। यानी कि स्ट्रांग वे में बनाने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले टाइम अलोकेट करूं। उसके बाद मेरे को किस हिसाब से, मेरे को वहां पे एग्जाम पैटर्न के अंदर किस किस हिसाब से रीजनिंग के ऊपर कितने मार्क्स देने हैं या रीजनिंग के ऊपर कितने मार्क्स मेरे को लेके आने हैं, उसके लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा रीजनिंग का, और कितना टाइम मेरे को लगेगा जनरल अवेयरनेस के लिए, कितना टाइम मेरे को लगने वाला टेक्निकल सेक्शन के लिए। ये वहां पे भी आपको बिल्कुल टाइम अलोकेट करके चलना है। तो मेरा ख्याल से अगर यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है या जो अपने आप को समझ ले कि हाँ नहीं वो थोड़ा सा स्पीड से काम कर सके, तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले जाते ही रीजनिंग वहां पे अटेम्प्ट कीजिएगा, और फिर मेरा मानना है उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे जाना और फिर टेक्निकल सेक्शन पे जाना। अगर यदि कोई बंदा ऐसा है जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यदि आप रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करते हैं ना, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस में से आपके 45 से लेके 48 या 50 तक भी है ना, वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जबकि टेक्निकल सेक्शन के अंदर आपके ऐसा नहीं है, अगर आप 50 अटेम्प्ट करके आए हैं तो जरूरी नहीं 45 समथिंग आपके सही बैठे। तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है ना वो रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा आता है। तो वो लोग जिनकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है, या फिर मैं कह दूं जिनको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है, वो रीजनिंग पहले जाके अटेम्प्ट करना, और जिनकी नहीं है वो पहले टेक्निकल सेक्शन जाके अटेम्प्ट करना। तो ये हमारी फाइनल प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी, इस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। ये आपको पॉइंट्स है जो कि आपको याद रख लेने हैं। इस पॉइंट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और आप बिल्कुल इसी प्लान से आप आगे बढ़ते रहें। ओके गाइस।